बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ क्लिनिकल पैथोलॉजी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर 3 से 4 मेंशन किए हुए हैं। इसमें आपने प्लेटलेट काउंट को देखना है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 से लेकर 4.5 लैक्स होती है, तो ये प्लेटलेट काउंट आपने देखनी है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की नज़र। इसके बाद आता है ब्लीडिंग टाइम। अब ब्लीडिंग टाइम 2 से लेकर 9 मिनट तक होता है। अब ब्लीडिंग टाइम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन है या वॉन विलिब्रियन फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो उसमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। ओके, बाकी क्लॉटिंग टाइम होता है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जो यूज़ होते हैं वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम 11 से लेकर 16 सेकंड होता है और इसको डबल कर दो तो 30 या 32 बन जाएगा, तो 30 से लेकर 40 आपका एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम होता है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है ना, ये हमारा 2, 5, 7 और 10 के लिए होता है। ठीक हो गया, 2, 5, 7, 10 होता है। जबकि जो हमारा एक्टिवेटेड प्लाज्मा या एक्टिवेटेड पार्शियल या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एपीटीटी होता है, ये 2, 5, ये 2, 5 उसमें भी आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 8वां, 9वां, 10वां उसमें भी है। यानी इन शॉर्ट जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 7वें के लिए होता है, जबकि एपीटीटी वाला 8वीं के लिए और 11वीं के लिए होता है और 12वीं के लिए होता है। रट्टा मार लेना कि 8वां, 9वां, 11वां ये हीमोफीलिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कार्डिक बायोमार्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार आएगा। तो जो ट्रोपोनिन टी और आई ये मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक होते हैं। सी के एम भी सेंसिटिव तो होता है लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होता। बाकी एल डी एस स्पेसिफिक नहीं होता, सबसे लास्ट में जाके रहता होता है। मायोग्लोबिन सबसे पहले आता होता है। अब ट्रोपोनिन आई 2 से लेकर 4 घंटे में आती है, पीक इसके 48 घंटे में आती है, नॉर्मलाइज 7 से लेकर 10 दिन में हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। सी के एम भी 2 से लेकर 4 लिखा हुआ है, लेकिन किताब में 4 से लेकर 6 घंटे, इसको ठीक कर लो। और दोनों की पीक, वैसे दोनों की पीक 24 से लेकर 48 में आपको देखने को मिलते हैं, तो 24 घंटे का है। और सी के एम भी 72 घंटे में वापस आ जाएगा। एलडीएच वाला 1 से लेकर 2 दिन में निकलेगा। ठीक हो गया, और बहुत सारे दिन लेगा पीक लेने में, और 7 से लेकर 14 दिन तक ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 2 दिन रट्टा मार लेना, और 1 से लेकर 2 घंटे मारा जाएगा। मायोग्लोबिन के लिए 8 से लेकर 12 घंटे में पीक आती है और तकरीबन 1 से लेकर 1.5 दिन तक ये वापस नॉर्मलाइज हो जाता है। तो अपने मार्कर्स को रट्टा मार लेना है। इसके बाद प्लेटलेट काउंट ऑलरेडी हो चुका कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम 11 से लेकर 16 सेकंड होता है, और जो थ्रोम्बो टाइम को छोड़ दो। इसके बाद ई एस टी है। ई एस टी ए एल टी ये देख लेना कि ये तकरीबन जाते होते हैं 40 तक जाते होती है। लाइक जो ई एस टी है 12 से लेकर 38 तक होता है, और ये हमेशा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ते हैं ज़्यादातर। तो अब ये याद रख लो कि ई एस टी ए एल टी 40 तक याद रख लेना। और जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन को आगे 3 में डिवाइड करेगा, टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट वाला होता है ओके, वो कॉन्जुगेटेड है, इनडायरेक्ट वाला अनकॉन्जुगेटेड है। नॉर्मली होता है कितना 0.3 से लेकर 1.3 है। अब आपने एक रट्टा मार लेना है। लाइक अगर आप ये डायरेक्ट वाला रट्टा मार सकते हो तो 0.1 से लेकर 0.4, अगर माइनस कर दोगे तो 0.2 से लेकर 0.9 बचेगा। तो नॉर्मली 0.3 से लेकर 1.3 तक होते हैं। डायरेक्ट वाला सिर्फ 0.1 से लेकर 0.4 होता है। क्लोराइड तकरीबन 110 तक जाते होते हैं। सोडियम 136 से लेकर 145 तक जाएगा, वो आगे आएगा। आरबीसी इंडिसेस की तरफ आ जाते हैं। हीमोग्लोबिन मेल्स के अंदर 13.7 से लेकर 17.2 तक होता है, फीमेल्स के अंदर 12 से लेकर 15 तक होता है। आरबीसीज की तरफ आ जाते हैं। आरबीसीज मेल के अंदर होते हैं तकरीबन 4.3 से लेकर 5.9 इतने तक होते हैं, मिलियन तक होते हैं। ठीक है, जबकि वुमेन के अंदर तकरीबन 5 तक देखने को मिलेगा। एमसीवी के अंदर बातें कर लेती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 से लेकर 100 तक आपको देखने को मिलता है। एमसीएचसी ये होता है एवरेज मास ऑफ एचबी। ओके, तो एमसीएच कितना होता है 27 से लेकर 33, और 33 से लेकर 37 तक ये आपका एमसीएचसी आता होता है। और आरडीडब्ल्यू ये आपको देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, 11.5 से लेकर 14.5 है। इसके बाद रीनल फंक्शन टेस्ट की तरफ आ जाते हैं। तो रीनल फंक्शन टेस्ट में क्या होगा, कहते हैं कि अगर रीनल फंक्शन इंपेयर्ड हो जाएगा तो उसकी वजह से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ना शुरू हो जाता है। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन कितना होता है, नॉर्मली 10 से लेकर 20 तक होता है, जबकि क्रिएटिनिन वाला होता है। अच्छा, याद कैसे करना है, ब्लड 20 है तो 20 है ब्लड, और 20 से 22 आ जाएगा या 20 आ जाएगा, तो 10 से लेकर 20 तक। और क्रिएटिनिन 0.6 से लेकर 1.2 तक आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा रीनल क्लियरेंस टेस्ट देखते होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ रीनल फेलियर, प्री रीनल एजोटीमिया, पोस्ट रीनल एजोटीमिया। ओके, अब आपने एक बात रट्टा मारनी है कि जो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन टू द क्रिएटिनिन रेशो, ओके, ये आपको प्री रीनल और पोस्ट रीनल इसमें आपको 15 से ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन रीनल के अंदर आपको रिलेटिवली आपको कम देखने को मिलेगी। यूरिन का जो सोडियम है वो आपको रीनल वाले के केस में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसके अलावा पोस्ट रीनल वाले में भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती। और यूरिन ऑस्मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, अब यूरिन ऑस्मोलैरिटी को आपने ऑपोजिट कर देना, किससे, सोडियम वाले से ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, ओके, कि उसमें
300 है, तो बाकी इसको छोड़ देते हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। इसके बाद नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डिफरेंस आ गया। तो जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है 1 से लेकर 2 ग्राम का प्रोटीन यूरिया होता है, नेफ्रोटिक में मैसिव होता है, 3.5 से ज़्यादा देखने को मिलता है। हीमाटूरिया आपको नेफ्राइटिक में होगा और हाइपरटेंशन भी नेफ्राइटिक में होती है, जबकि हाइपोएल्ब्यूमिनुमिया ये नेफ्रोटिक में होता है। 3 ग्राम लेस देन सीरम एल्ब्यूमिन 3 ग्राम से ऑलमोस्ट कम देखने को मिलेगा। हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिड्यूरिया ये आपको नेफ्रोटिक में देखने को मिलता है। एडीमा भी आपको नेफ्रोटिक में आ जाएगा। एज़ोडीमिया, एलोगोरिया नेफ्राइटिक में आएगा। आरबीसी कास्ट ये आपको देखने को मिलती है नेफ्राइटिक के अंदर और फैटी कास्ट नेफ्रोटिक के अंदर आ जाती है। फिर काजेस ऑफ हीमाटूरिया, तो रीनल डिजीज, फिर लोअर यूरिनरी ट्रैक की तरफ आ जाना, फिर ब्लड डिसऑर्डर की तरफ आ जाना, मिससेलेनियस की तरफ आ जाना। ठीक है, तो जो रीनल डिजीज इसमें वाले ग्लोमेरुलर डिजीज और नॉन ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर में एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो ग्लोमेरुलर्स में आपने रट्टा रट्टा मार लेना कि इन्फेक्शन है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। नॉन ग्लोमेरुलर्स के अंदर आरसीसी सबसे इंपॉर्टेंट है, रीनल स्टोन को याद रख लेना और हाइड्रोनेफ्रोसिस आ जाएगा। लोअर यूरिनरी ब्लड या प्रोस्टेट डिजीज, तो प्रोस्टेट के आपने बीपीएच करवा देना, प्रोस्टेट का कार्सिनोमा करा देना, ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन या ब्लैडर का कैंसर करा देना। ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया, मिसलेनियस में इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से हो सकती है। बाकी सोडियम है, सोडियम अच्छा यूरिया और क्रिएटिनिन को रट्टा मार लेना। यूरिया और क्रिएटिनिन 20 से लेकर 40 है, लेकिन जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो 10 से लेकर 20 को है, और क्रिएटिनिन 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ओके, इसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट है। थायराइड फंक्शन टेस्ट की एज इट इज़ वैल्यू एग्जाम में नहीं आती होती, बस ये पूछा जाता है कि कितने कौन से डिजीज में कैसा थायराइड बिहेव करेगा, लाइक ग्रेवीज में कितना होता है, उसमें कितना होता है। अच्छा ये बात आ गई है। ओके, अब पहला है टीएसएच। ओके, टीएसएच बढ़ता होता है किसके अंदर, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। इसके अलावा हाशिमोटो के अंदर भी बढ़ेगा और कम होगा हाइपरथायराइडिज्म के अंदर। इसके बाद थायराइड हार्मोन है लाइक फ्री थायरोक्सिन और टी3 टी4 हाइपरथायराइडिज्म में बढ़ती है, हाइपो में कम हो जाती है। टीआरएच, अब टीआरएच प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में एग्जैजरेटेड प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा। ओके ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। यानी इस टीआरएच का वैसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। थायरोग्लोबिन आपको बढ़ जाती है किसमें, थायराइड कैंसर में बढ़ जाती है, हाइपरथायराइडिज्म और कम हो जाएगी किसमें, हाइपो में। कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, बाकी रिकरेंस के लिए भी इस्तेमाल करते होते हैं। इसके बाद एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, एंटी थायराइड पेरोक्साइडेज एंटीबॉडी, एंटी ग्लोबुलिन टीएसआर रिसेप्टर एंटीबॉडी। ओके, ये आप हाशिमोटो में देखते होते हो, ग्रेवीज में वगैरह में देखते होते हो। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपडेट की ग्रेवीज डिजीज में बढ़ जाती होती है। टॉक्सिक मल्टीन्यूट्रल गाइटर में बढ़ती है, डिनोमा में बढ़ती है, अर्ली थायराइडिटिस में कम होती है, लेट के अंदर या हाइपरथायराइडिज्म है। बाकी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, इसमें टोटल लंग कैपेसिटी है, इसको छोड़ देते हैं। बस ये पूछा जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है, रेशो कम हो जाती है, फोर्स वाटर कैपेसिटी कम हो जाती है, पीक फ्लो भी कम हो जाता है। लिवर फंक्शन टेस्ट में आपका ईएलटी और ईएसटी आ जाएगा। अब ये रट्टा मान लेना कि जो हमारा जो एलएनिन है ना, एलएनिन एलैनिन या साइटोसोल के अंदर पड़ा होता है और एस्पार्टेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा होता है। ओके, दैट इज व्हाई वायरल हेपेटाइटिस के अंदर एएलटी का लेवल ज़्यादा होगा और अल्कोहलिक के अंदर क्या होगा, एएसटी के लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी कोलिस्टैटिक जॉन्डिस है, कोलिस्टैटिक जॉन्डिस के अंदर कॉन्जुगेटेड हाइपोबिलिरुबिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2 एंजाइम बढ़ जाएगी, अल्कलाइन फॉस्फेटेस और गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेस होता है। अब अल्कलाइन फॉस्फेटेस बाइल डक्ट के एपिथेलियम के अंदर और कैनानिकुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है, कोलिस्टैटिक जॉन्डिस को बताता है। गामा ग्लूटामाइल वाला इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डिस्ट्रक्शन में देखने को ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है, बढ़ जाता है। अगर ईएलपी ज़्यादा है, ओके, और गामा ग्लूटामाइल दोनों ज़्यादा है तो कोलिस्टैटिक जॉन्डिस है। लेकिन अगर ईएलपी ज़्यादा है, जीजीटी नॉर्मल है, इसका मतलब लीवर के अलावा कहीं और से आ रहा है ईएलपी। अब डायग्नोस्टिक पॉइंट क्या है, ईएसटी अगर ज़्यादा है तो अल्कोहलिक है। ओके, अगर एलटी ज़्यादा तो नॉन अल्कोहलिक या वायरल हेपेटाइटिस है। अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेस जीजीटी दोनों ज़्यादा तो ऑब्स्ट्रक्टिव आ जाएगा। अगर ईएलपी ज़्यादा है, नॉर्मल जीजीटी है, तो ईएलपी कहीं और से आ रहा है, लाइक से प्रेगनेंसी से आ रहा है। और अगर सिर्फ जीजीटी एलिवेटेड है, क्लियर, तो इसका मतलब है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। बाकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज तो आपने ईएसटी ओवर ईएलटी की रेशियो देखनी है, जो कि आपको 2 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। एलिवेटेड ईएसटी होगा, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपोर्टेज इसके लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाइपोबिलिरुबिन अल्कलाइन फॉस्फेटेस ज़्यादा होगा। एंड द कॉजेज ऑफ डेथ इन द अल्कोहलिक लिवर डिजीज, तो हेपेटिक कोमा की वजह से डेथ हो सकती है, जीआईटी हैमरेज की वजह से। ओके, आगे इंटरकरंट इन्फेक्शन, हेपेटोरेनल सिंड्रोम या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की वजह से आपको डेथ देखने को मिल सकती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आना शुरू हो गया है। अब इस टेबल को कैसे बनाना है, पहले सरफेस एंटीजन लिखना है, फिर इसके बाद मार्कर ऑफ रेप्लिकेशन जिसमें एचबीएजी और एचपीवी आ जाएगा, फिर एंटी एचबीसी, ओके, एंटी एचबीसी आईजीएम और जो कोर एंटीबॉडी ना हमेशा मौजूद होती है सिवाय इम्यूनाइजेशन के। ओके, इसके बाद एंटी एचबीएस यानी ये सरफेस एंटीजन की एंटीबॉडी आना शुरू हो जाएगी, एंटी एचबीई कहीं पे भी नहीं आएगा। अब पहला रट्टा मारना कि अगर एक्यूट है, एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब है कि एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर सरफेस एंटीजन बढ़ेगा, ईजी और एचबीवी डीएनए ये बढ़ेगा। इसके अलावा आईजीएम हमेशा बढ़ेगी, यानी एक्यूट में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके, चाहे वो रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और इसके अलावा एंटी एचबीएस आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाओ नंबर 3 है विंडो। विंडो में सिर्फ आपको एचबीसी आईजीएम देखने को मिलेगा। इसके बाद नंबर
3 है, नंबर 3 तो विंडो हो गया, सीरोलॉजिकल गैप आ गया। नंबर 4 रिकवर्ड फ्रॉम द एचबीवी। रिकवर्ड के अंदर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, ओके। रिकवर्ड के अंदर आईजीजी देखने को मिलेगा और एंटी एचबीएस देखने को मिलती है। 5th में अगर इम्यूनाइज़ेशन है तो आपको एंटी एचबीएस देखने को मिलेगी। 6 का मतलब है हेल्दी कैरियर। अब हेल्दी कैरियर है, दैट मीन्स उसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं हो रही लेकिन एचबीएस एजी मौजूद है उसके अंदर, ठीक हो गया। और इसमें एचबीजी यानी एंटीबॉडी मौजूद है। जबकि लास्ट में हमारा अगर इन्फेक्टिव कैरियर है तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लीवर फंक्शन टेस्ट की पैटर्न और इंटीग्रिटी के टेस्ट में एएसटी, एलटीएच आ जाएगा। बाकी एक्सक्रीटर में बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म आ जाता है, बाइल एसिड आना शुरू हो जाता है, सीरम बिलिरुबिन आना शुरू हो जाएगा। बाकी इसके बाद सिंथेटिक में प्लाज्मा प्रोटीन आना शुरू हो जाएगा, अमोनिया साइकिल, अमाइनोपायरिन, ये टेस्ट आ जाती है। आगे बोन केमिस्ट्री है, ओके। बोन केमिस्ट्री में अच्छा ये नोट करना है। अच्छा यहाँ पर कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ईएलपी, ओके। इसके अलावा पीटीएच। अच्छा जो ये कैल्शियम और फास्फेट तकरीबन सेम बिहेव करेगा, सिवाय एक डिजीज का, इसका नाम है ओस्टाइटिस फाइब्रोजा, ओके। ओस्टाइटिस फाइब्रोजा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, इसको देख लेना, ओके। अच्छा ओस्टाइटिस फाइब्रोजा ब्राउन ट्यूमर के अंदर होता है जिसको हम वॉन रेक्लिगनिजन सिंड्रोम कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ आ जाते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो सीबीसी, ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन है, मतलब हमारा जो सीबीसी सिंपल टेस्ट नॉर्मल होते हैं, जबकि इसके अंदर जो सीबीसी में एनीमिया होगा, ईएसआर और सीआरपी बढ़ जाते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन है काफ़ी ज़्यादा। उसके अंदर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मौजूद होती है। इसमें रूमेटॉइड फैक्टर नहीं होगा, इसमें रूमेटॉइड फैक्टर होगा, क्लियर। एक्सरे ऑफ द जॉइंट, इसमें एसिमेट्रिकल होती है, उसमें सिमेट्रिकल देखने को मिलती है, ओके। इसके अंदर आपको ओस्टियोफाइट, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस, सबकॉन्ड्रल सिस्ट देखने को मिलेगी, एनकाइलोसिस नहीं होगा। इसमें आपको एनकाइलोसिस देखने को मिलेगी, पेरिआर्टिकुलर ओस्टियोपेनिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा एंटीसाइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी भी आपको देखने को मिल सकती है, ओके। ये चीज़ हो जाएगी। बाकी यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड के अंदर क्या करना होता है, यूरिक एसिड को डायग्नोस करने के लिए आपने क्या देखना है, यूरिक एसिड लेवल डज नॉट हेल्प इन द डायग्नोसिस, यानी आपने पहले वैसे यूरिक एसिड का लेवल वैसे डायग्नोस में हेल्प नहीं करता है। एक्यूट अटैक में ईएसआर, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगी, एंथ्रोसेंटेसिस करेंगे। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट में आपको मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा। क्रिस्टल नेगेटिव नीडल लाइक होती है, नेगेटिवली बाइफ्रेंजेंट होती है। जबकि जो हमारा सूडोकाउट है ये कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की वजह से होता है। इसमें जो क्रिस्टल होते हैं रोम्बॉइड शेप होते हैं और ये क्या होती है, ये वीकली पॉजिटिव देखने को मिलती है, ओके। इसके बाद इस टेबल में से क्या क्या तैयार करना है, केराटिन काइनेस का लेवल, ये आई थिंक ये याद होगा भी नहीं और ये फ़ायदा नहीं है इनको करने का, याद करने का, क्योंकि भूल जाएंगे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यस दिस इज़ द इंपॉर्टेंट टेबल। तो यहाँ पर आ जाते हैं, नंबर 1 है कि सीएसएफ के अंदर आपका बैक्टीरियल, वायरल और ट्यूबरकुलस है। तो पहले यहाँ पे बताना चाहिए कि बैक्टीरियल में यहाँ पे क्लाउडी होता है, वायरस के अंदर क्या होता है, वायरस के अंदर आपको क्लियर देखने को मिलेगा, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कोब वेब देखने को मिलेगा। डिफरेंशियल के अंदर बैक्टीरिया में न्यूट्रोफिल होते हैं, इसमें लिम्फोसाइट होते हैं, उसमें आपको मिक्स देखने को मिलती है। यहाँ पे लिम्फोसाइट तकरीबन 60,000 से भी ज़्यादा, यानी यहाँ पर 10,000 से लेकर 20,000 लिखे हुए हैं। जबकि यहाँ पर कितने, यहाँ पे 50 से लेकर 1,000 तक होते हैं, यहाँ पे 10 से लेकर 1,000 तक आ जाएंगे। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा कम होगा बैक्टीरिया में, बाकी वायरस में नॉर्मल, इसमें भी कम हो सकता है। प्रोटीन सब में बढ़ती है लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ती होती है किसमें, टीबी में बढ़ जाती होती है, क्लियर। हाँ क्लाउडीनेस वाला चीज़ बता दी इन्होंने, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव बैक्टीरिया में आती है, बाकी दोनों के अंदर नेगेटिव होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये कवर हो गया है।